वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज हम 30 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। कस्टम्स चेक्स के बारे में बात करेंगे जो 100% चेकिंग की जा रही है, तो उसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने वाले हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया, भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। अनलॉक 2.0 के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूके के होम सेक्रेटरी यानी कि यूके के होम मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा है। तो ये पत्र क्यों लिखा है वो लास्ट में। चाइना आइटम्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी है क्योंकि टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपके प्री और मेंस दोनों पोर्शंस को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लेक्चर की पीडीएफ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, कस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं चाहता हूं कि आप पिछले 2-3 दिनों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इस सीरीज़ के वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो 100% फिजिकल चेक जो हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये अलग अलग एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के ऊपर कंडक्ट किया गया। और इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो हमने देखा था कि कैसे यूएसए की कंपनीज़ को एग्जेम्पशन दिया था भारत ने। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि इंडियन कस्टम्स अथॉरिटीज हैव एग्जेम्प्टेड सिलेक्ट यूएस एंड साउथ कोरियन कंपनीज। सिलेक्ट सभी यूएसए और साउथ कोरियन कंपनीज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। कुछ ऐसी साउथ कोरियन और यूएसए की कंपनीज हैं जिनको 100% मैंडेटरी फिजिकल चेक में से एग्जम्पशन दिया जाएगा। बड़े बड़े कुछ नाम इसमें हैं जैसे कि एचपी है, डेल हैं, सैमसंग हैं, एप्पल हैं, एक्सेट्रा। यूएसए की कंपनीज जो हैं, यूएसए की या फिर साउथ कोरिया की भी कंपनीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज या तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या तो इनपुट्स यानी कि एक प्रकार का रॉ मटेरियल। एक चीज़ आपको पता होगी लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आपकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, एक कंपनी के लिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जिसको मैं यहां पर लिखता हूं एफपी, राइट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, आपके लिए ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है, किसी और कंपनी के लिए यही आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट इनपुट या फिर एक रॉ मटेरियल है। लेट मी थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस थिंग। मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री जो है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट हैंडल्स बनाते हैं, मोटरसाइकिल हैंडल्स। तो आपकी एक्सपर्टीज़ है हैंडल्स बनाने की। तो मोटरसाइकिलिंग कंपनी जो है वो ये सोचेगी कि हम यहाँ पर हमारे प्लांट में हैंडल्स बनाए तो हम इनके जितने बेस्ट हैंडल्स नहीं बना पाते, तो वो आपके साथ आएंगे, मीटिंग करेंगे और आपको बताएंगे, आपके बीच में एक डील होगी कि आप हमें इतने हैंडल्स प्रोवाइड कीजिए। तो हैंडल्स जो हैं वो आपके लिए एक है फिनिश्ड प्रोडक्ट, लेकिन मोटरसाइकिलिंग कंपनी के लिए वो एक रॉ मटेरियल या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी यूएसए की और साउथ कोरिया की कंपनीज जो इनपुट, और सिर्फ उनकी कंपनीज नहीं, हमारे देश के कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जो चाइना से कुछ चीज़ें यहाँ पर मंगवाते हैं, उसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रोसेस होती है और उसके बाद इसी चीज़ को दूसरे देशों में बेचा जाता है। फिर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चाइना से या तो फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर कोई इनपुट्स, खास करके इनपुट्स की बात यहाँ पर हो रही है कि इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को वहाँ से मंगवाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इनको भी एग्जेम्पशन, ऐसी कंपनीज जो हैं भारत की, ऐसी कंपनीज को भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम साहब जो हैं, पहले अरविंद सुब्रमण्यम थे लेकिन करंट जो हैं वो हैं कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। तो कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे नरेंद्र मोदी साहब को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू देंगे। मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 1-2 दिन पहले ही आपको समझाया था, लेकिन फिर से नए स्टूडेंट्स के लिए और आपके रिवीजन के लिए, दो देशों के बीच में जब एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो क्या चीज़ें फ्री में एक दूसरे को दी जाती है? नो। इंडिया और सिंगापुर के बीच में है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि लगभग 80% जितनी आइटम्स जो इंडिया सिंगापुर को बेचेगा,
तो इन आइटम्स के ऊपर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सिंगापुर नहीं लगाएगा। एंड सेम थिंग अप्लाइज विथ इंडिया एज वेल, कि सिंगापुर से आने वाला जो 80%, लगभग 80% जितना सामान जो है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएगी। तो इससे क्या होता है कि दो देशों के बीच में ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर आप आंध्र प्रदेश में उस चीज़ को बेच रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है। इन द सेम वे सिंगापुर में भी तो एक आपका स्टेट ही हो गया वो, एक मार्केट ऐसी है जहाँ पर चीज़ें आप फ्रीली बेच सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये इसका बेनिफिट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। अब कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी ये ब्रीफिंग के टाइम पर मौजूद रहेंगे और ये बताया जाता है, ये मीन्स एक वियतनाम के बारे में हमने देखा था कि कैसे वियतनाम से जो चीज़ें हम मंगवाते हैं तो लगभग 43% जितना जंप हमें देखने को मिला। तो चाइना के ऊपर ये शक है कि चाइना जो है उनके साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि आसियान, फिर वियतनाम, जो कि वियतनाम जो है वो इसी का पार्ट है। सिंगापुर जो है उसके साथ एक अलग से हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यू कैन सी द कंट्रीज नेम हियर, या फिर जो ग्रुप है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, आसियान ग्रुप है, बायलैटरल पैक्ट हमारे सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका के साथ है। तो ये सारे देशों के साथ जो हमारे बायलैटरल पैक्ट्स है तो इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। चाइना क्या कर रहा है कि चाइना वहाँ पर कंपनीज सेटअप कर रहा है और वहाँ से अपना, लेट मी ड्रॉ इट अप हियर, मान लीजिए ये चाइना है, लेट्स से ये सिंगापुर है। अब चाइना क्या करेगा कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर एक कंपनी खड़ी कर देगा, ये वाई कंपनी है और यहाँ पर एक एक्स कंपनी उन्होंने खरीदी। अब क्या करेंगे कि वाई जो है वो सारा सामान एक्स को बेचेगा, एक्स यहाँ पर सिर्फ नया एक रैपर लगाकर उसी चीज़ को मेड इन सिंगापुर कह के भारत में बेच देगा। तो ऐसी राउटिंग जो है वो की जा रही है बाय चाइना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके ऊपर और ज़्यादा स्कैनिंग की जाएगी, उनके ऊपर और ज़्यादा स्क्रूटिनी की जाएगी ताकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दुरुपयोग ना हो। राइट, आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, नेम दी ओनली ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट लिंक, लेट मी रीड इट आउट अगेन, नेम दी ओनली ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट लिंकिंग इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना को लिंक करता हुआ एकमात्र एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है बताइए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया, ये एक अपडेट है। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले न्यूज़ में ये खबर थी कि भारत के ऊपर एक पैनल बिठाने की रिक्वेस्ट की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भारत ने धीरे धीरे करके, पहले भारत आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले 10% ड्यूटीज़ लगाता था, फिर 15%, अब लगभग 25% तक इंडिया जो है वो ड्यूटी लगाता है। कितना? 25%। यानी कि एक मोबाइल फ़ोन जो 100 यूरो का है तो वो यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो 125 यूरो का हो जाएगा, रफली स्पीकिंग, एक एग्जांपल है। तो इसी चीज़ को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है कि जो देश है, यूरोपियन यूनियन एज ए पार्टी भारत को कंसल्टेशन के लिए बुलाएगी कि आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए और हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन दीजिए। बातचीत जब फेल होती है तब जो एक, नॉट विक्टिम तो यहाँ पर राइट वर्ड नहीं होगा, लेकिन जो भी ऐसी पार्टी हैं जो नाराज़ हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एडजुडिकेटिंग पैनल, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसा एक नॉर्मल सिविल केस जैसे होता है कि आप केस फाइल करते हो, आप कहते हैं कि इसके ऊपर कोई जजेस जो हैं वो इसके ऊपर एक पूरी प्रोसीडिंग की शुरुआत करें, तो इसी प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एडजुडिकेशन पैनल की रिक्वेस्ट की जाती है। इसमें भी ऐसा है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, मीन्स उसको कैंसिल करवाया जा सकता है। तो इंडिया ने यही किया, इंडिया ने इस रूल का इस्तेमाल किया कि पहली बार जो यूरोपियन यूनियन ने रिक्वेस्ट की थी तो इसको कैंसिल करवाया इंडिया ने, लेकिन सेकंड टाइम जब वही पार्टी रिक्वेस्ट करती है तो फिर आप कैंसिल नहीं करवा सकते। तो सेकंड रिक्वेस्ट जो है उन्होंने की और अब WTO में एक एडजुडिकेशन पैनल जो है वो इंडिया के ऊपर सेट की जाएगी।
अगर यहाँ पर इंडिया केस हारता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चाइना को होगा, क्योंकि चाइना से बहुत सारा सामान जो है, ये आईसीटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना से हम बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं। लेकिन अब शायद चीज़ें अलग हों। भारत जो है वो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर सकता है। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। डब्ल्यूटीओ में भी ये फैसिलिटी है। बट एनीवे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे कुछ अलग अलग देशों ने अलग से एक कंप्लेंट करने की कोशिश की, जैसे कि जापान है, फिर ताइवान है, तो इनकी कंप्लेंट को रिजेक्ट करवा दिया है, ब्लॉक करवा दिया है इंडिया ने। ऐसा भी हो सकता है। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि 400 मिलियन यूरोस का आईसीटी का जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी लगाता है। इंडिया बैन्स 59 चाइनीज़ ऐप्स। ये खबर के बारे में आपको पता ही होगा, एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ था ये, और मेरे कलीग्स ने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो 59 चाइनीज़ ऐप्स को हमने सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, एक तो हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और एक हमारी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बैन किया है। भारत के लोगों का डेटा जो है, यूज़र डेटा जो है, विदाउट परमिशन इसको ट्रांसफ़र किया जाता था। इसी डेटा का इस्तेमाल किया जाता था हमारे खिलाफ, यानी कि एडवर्टीज़मेंट और ये सारी चीज़ें, हमको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी आदतों से, हम जिस प्रकार से जो डेटा यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब उसका पूरा एनालिसिस जो है वो किया जाता है। सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और उसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009, ये दोनों को ऐड करते हुए 59 चाइनीज़ ऐप्स को हमने बैन किया है। चाइना का, जैसे आपने BRI के बारे में सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका एक दूसरा नाम है वन बेल्ट वन रोड, OBOR, इज़न्ट इट? उसी का पार्ट है डिजिटल सिल्क रूट। चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में, जस्ट गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर, मैं एक बहुत ही ब्रीफली आपको बताऊं कि चाइना का बड़ा प्लान क्या है कि अलग अलग देशों में आईसीटी प्रोडक्ट्स चाइना के हों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन, आपके पीसी या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट्स एक्सेट्रा। फिर इंटरनेट कनेक्शन या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो हैं वो चाइनीज़ हों, तो लेट मी राइट हियर इंटरनेट। दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि 5G एंड थिंग्स, तो उसमें भी ह्यूवेई और ये सारी कंपनीज़ हों। फिर उनके जो डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग डिवाइसेस चाहिए, टावर जैसे चलेंगे, फिर पूरे जो सर्वर्स हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें चाइना अपनी बेचना चाहता है। तो प्रोडक्ट में तो फ़ायदा है ही, सर्विसेज में भी फ़ायदा है, और अनलिमिटेड डेटा का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एक उनका बड़ा प्लान है। अब भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन किया है, तो इससे उनकी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगी। दूसरे भी देश शायद चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दें, और एनालिस्ट का भी कहना यही है कि इससे चाइनीज़ ऐप बनाने वाली कंपनीज जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक झटका लगेगा उनको। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, ऐसा प्रश्न भी आपको कई एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एक सेंटर है जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और इस सेंटर ने भी क्लियरली बताया था कि हमें चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना चाहिए। इनका भी एक रिकमेंडेशन था। अनलॉक 2.0 के बारे में बात करें तो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इश्यू कर दी हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेगी। फिर अलग अलग स्टेट्स इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट में किसी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सनस, यानी कि आप अगर जाना चाहें या फिर कोई सामान बेचना चाहें या फिर ख़रीदना चाहें, तो इसमें किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और कंटेनमेंट जोन जो है उसमें लॉकडाउन थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का टाइम जो है वो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू का टाइम होगा। बाकी के टाइम पर हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और महाराष्ट्र जो है वो और ज़्यादा लॉकडाउन को कुछ एरियाज़ में एक्सटेंड करने वाला है। फिर प्रश्न ये है कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूके के होम मिनिस्टर, जिनको वहाँ पर ऑफिशियल पोजीशन है होम सेक्रेटरी की,
जैसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं तो यूके में होम सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल होता है। पावर्स दोनों के लगभग सेम ही है, पोस्ट भी सेम है। तो यूके के होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल। तो प्रीति पटेल को ये पत्र लिखा है कि विजय माल्या का जो असाइलम का एक लेटर आया है या फिर असाइलम की जो प्ली है, रिक्वेस्ट जो है, उसको आप रिजेक्ट कीजिए। एसबीआई ने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये बताया है कि जल्द से जल्द आप उस व्यक्ति को हमारे देश के हवाले कर दीजिए। यहाँ की सारी बैंक्स, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ और दूसरी ऐसी एंटिटीज़ जो हैं, उन्होंने मिलकर यूके की गवर्नमेंट को ये पत्र लिखे हैं और यूके की गवर्नमेंट के ऊपर एक इन्फ्लुएंस या फिर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि विजय माल्या का जो ये एक पूरा जो सेटअप है या फिर उनकी जो एक असाइलम की रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया जाए। विजय माल्या का कहना यह है कि वो सारे के सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बार बार इंडियन बैंक्स को बताया है, लेकिन फिर भी इंडियन बैंक्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। जो बैंक्स हैं उनका कहना यह है कि आज तक कुछ 2500 करोड़ जितने पैसे रिकवर हुए हैं, टोटल 9000 करोड़ रुपीस जो हैं वो विजय माल्या को बैंक को देने हैं। और लास्ट आइटम है चाइना आइटम्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। रामविलास पासवान साहब ने ये क्लियरली बता दिया है ऑफिशियल्स को कि ध्यान रखिए कि एक भी मेड इन चाइना आइटम जो हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अवेलेबल ना हो। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको निकाल दीजिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर ऐसे दूसरे सोर्सेस में चाइना की या फिर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।